हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड विश यू मेनी मेनी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 15 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग 15 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जानेंगे ही जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको आज बताने वाला हूं 15 अगस्त के बारे में डिटेल जानकारी। साथ ही साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर होता है, बहुत सारे डाउट्स भी मैं आप लोग के क्लियर करने वाला हूं। यकीन मानिए, बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आप लोग को इससे पहले कहीं नहीं मिली होंगी जानकारी। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री की जनधन योजना दोस्तों 2014 में शुरू हुई थी 1 अगस्त को। यूएई से गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बने थे संजय दत्त। यहाँ पर लिखा नहीं गया है आंसर। अमेरिका के दूसरे क्वाड ग्रुप में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका के अलावा दोस्तों इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान है। पहला वाला जो क्वाड ग्रुप है उसमें अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। कंप्यूटर में पी रोम मेमोरी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, एक करेक्शन करना है। कल दोस्तों जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो उसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंक है 45वीं। पिछली बार 50वीं थी, मैंने गलती से 50वीं बता दी इस बार के लिए, लेकिन पिछली बार 50वीं थी, इस बार रैंक है उसकी 45वीं। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। चलिए अब देखते हैं आज के दिन का पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2021 को कौन सावां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो सबसे बड़ा तो कंफ्यूजन यही है कि इस बार कौन सावां स्वतंत्रता दिवस है, यानी इंडिपेंडेंस डे है, 74वां या 75वां। बहुत सारी वेबसाइट पर आपको आज 74वां स्वतंत्रता दिवस दिखेगा, बहुत सारी वेबसाइट पर आज आपको 75वां दिखेगा। तो याद रखिएगा, पहला डाउट तो आपको यही क्लियर कर लेना है कि इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस है। कारण ये है कि अभी आप 2021 के से माइनस करोगे 47 को, तो ये आएगा टोटल 74 वर्ष। ठीक है, तो 74 वर्ष है, लेकिन 74वां ये स्वतंत्रता दिवस नहीं है। स्वतंत्रता दिवस होगा 75वां। एक दिवस तो 1947 को भी मनाया गया था, क्योंकि 1947 को हम लोग दिवस मनाए, उसके बाद झंडा वहां पर ध्वजारोहण हुआ। ठीक है, यानी कि 74 साल हुए हैं आजादी के और 75वां इस बार का स्वतंत्रता दिवस है। इसको याद रखना है, जब कोई पूछे तो 74 साल हो गए हैं आजादी के। देखिए अंतर कितना आ रहा है, 74 साल का। तो आजादी के 74 साल हो गए हैं, लेकिन 75वां इस बार स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि एक दिवस हमने 1947 को भी मनाया था। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्रता और गणतंत्रता में अंतर। देखिए, स्वतंत्र हुआ भारत 1947 को, लेकिन चूंकि तब हमारे पास अपना संविधान नहीं था, इस वजह से सिर्फ हम लोग स्वतंत्र तो थे, लेकिन फिर भी जो भी नियम कानून चल रहे थे वो अंग्रेजों के द्वारा चल रहे थे। वो तब तक चले जब तक संविधान भारत में बन करके लागू नहीं हो गया। संविधान लागू हुआ हमारा अपना 26 जनवरी 1950 को। इस वजह से 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त। एक और डाउट, ये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं या ध्वजारोहण करते हैं, या राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं? तो याद रखना है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर प्रधानमंत्री जी तिरंगे का ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण क्या होता है अभी इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। जबकि 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी के द्वारा राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अभी जो 15 अगस्त है इस पर लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्तों भाषण देंगे, ये ध्वजारोहण करेंगे। और जब 26 जनवरी आएगा तो गणतंत्र दिवस के अवसर होगा और राष्ट्रपति जी के द्वारा राजपथ पर तिरंगा फहराया जाएगा। अब देखिए, ध्वजारोहण और फहराना, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में हुआ क्या, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों अंग्रेजों का झंडा उतारा गया और अपना तिरंगा चढ़ाया गया। तो यानी जब चढ़ाया गया, ठीक है, उनका उतारा गया, अपना चढ़ाया गया, तो अपना चढ़ाया गया यानी ध्वज का रोहण हुआ। ठीक है, तो ध्वज का रोहण हुआ, इस वजह से 15 अगस्त को मनाएंगे ध्वजारोहण। लेकिन अब चूंकि हमारा अपना तिरंगा तो था ही पहले से ही 26 जनवरी के लिए, 1950 के लिए,
तो हम लोग 26 जनवरी 1950 को तिरंगा फहराते हैं, ठीक है। और ये तिरंगा ऑफिशियल तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा राजपथ पर फहराया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें तिरंगा ऊपर बंधा होता है, डोरी खींच करके इसे खोला जाता है सिर्फ, ठीक है। तो 15 अगस्त वाला जो होगा वो ध्वजारोहण होगा, ठीक है। और 26 जनवरी वाला जो होगा वो होगा तिरंगा फहराना। क्लियर? अच्छा, अब ईमानदारी से लिख करके बता दो कितने कितने लोगों को ये चीजें नहीं पता थी। कमेंट करके जरूर बताना आज आपको जब ये जानकारी मिली तो कैसा लगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कहां के उपराज्यपाल ने प्रूफ ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने दोस्तों प्रूफ ऐप लॉन्च किया है। ये प्रूफ ऐप क्या होता है? प्रूफ का मतलब होता है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। इसका काम ये होगा दोस्तों कि कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है वो कहीं पर भी कोई भी साइट पर काम कर रहा है तो प्रूफ के रूप में एक फोटो वहाँ का, एक सेल्फी वहाँ का खींच करके दे दे कि हाँ यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो नाम भी ऐसे ही रखा गया है जिससे इसका फुल फॉर्म इस टाइप से बनाया जा सके और काम भी इसका लगभग वैसे ही है, जिससे शासन प्रणाली मजबूत हो, पारदर्शिता ज़्यादा आए, ट्रांसपेरेंसी आए और इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाए, जवाबदेही भी बढ़ जाए, ठीक है। अब आया है जम्मू कश्मीर। तो पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर क्यों क्यों रहा था चर्चे में, इसके बारे में जानिए। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, अभी कल ही मैंने आपको बताया बंगस आवाम मेला बहुत ही चर्चित मेला होता है, जम्मू कश्मीर का महोत्सव होता है, ये मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक में अभी 8.23% की हिस्सेदारी लद्दाख को दिए जाने की घोषणा हुई। तो जम्मू कश्मीर बैंक में अब 8.23% की हिस्सेदारी होगी लद्दाख की। इसके अलावा दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट का नाम बदला गया। नाम बदल करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय कर दिया गया। क्या किया गया? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। उससे भी पहले अभी दरबार मूव वाली परंपरा जो है वो खत्म कर दी गई। पहले क्या होता था, जम्मू और श्रीनगर के बीच में दोस्तों राजधानियां बदला करती थी, लेकिन अब वो दरबार मूव वाली परंपरा खत्म कर दी गई है 149 सालों के बाद में। क्लियर? राजा गुलाब सिंह ने उसे शुरू करवाया था। इतनी जानकारी जम्मू कश्मीर से जानिए। श्रीनगर इसकी राजधानी, स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को एज एन यूनियन टेरिटरी। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर आयोजित हुए सी कैट बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों सी कैट बहुराष्ट्रीय अभ्यास अभी हाल ही में सिंगापुर में आयोजित हो रहा है। सिंगापुर में ये आयोजित हो रहा है और इसका आयोजन की जो अध्यक्षता है वो अमेरिकी नौसेना के द्वारा की जा रही है। तो इसको याद रखना है, अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में ये आयोजित किया जा रहा है। ये एक मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत और प्रशांत क्षेत्रों की अगर बात करें तो इसमें 20 से अधिक अन्य भागीदार देश भी हैं, भारत के अलावा भी। अमेरिका भी इसमें शामिल है। सिंगापुर में ये आयोजित हो रहा है। सी कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? सी कैट का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशियन कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशियन यानी दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग और प्रशिक्षण के लिए ये नौसैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, सी कैट 2021। इस बार इसका 20वां संस्करण है। अब आया है सैन्य अभ्यास, इससे करेंगे हम लोग रिवीजन। तो चलिए लेटेस्ट से रिवाइज करते चलते हैं। अभी भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी 2021 नाम का अभ्यास हुआ। फिर से बोल दे रहा हूं, अल मोहद अल हिंदी 2021 नाम के अभ्यास। इसके साथ ही भारत वाला जो क्वाड ग्रुप है इसके बीच में मालाबार सैन्य अभ्यास शुरू होने की घोषणा हो चुकी है। 21 अगस्त से ये भी शुरू हो जाएगा। मालाबार सैन्य अभ्यास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उससे पहले अभी भारत और यूएई के बीच में 7 अगस्त को हुआ जायद तलवार 2021। क्या? जायद तलवार आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जायद मेडल यूएई के द्वारा ही दिया जाता है। क्लियर है? वो भी अभ्यास यहाँ पर हुआ। इसके अलावा अभी एक्सरसाइज ड्रिल हुआ था भारत, मालदीव और श्रीलंका के नौसेना के बीच। भारत और रसिया के बीच में दोस्तों इंदिरा हुआ था, इंदिरा नेवी तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी अभ्यास जो हैं ये अभी रिसेंटली आयोजित हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस किस मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने दोस्तों गजनबी मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। ये परमाणु क्षमता से लैस है, यानी ये परमाणु हथियारों को भी ले जा सकती है और पारंपरिक हथियार तो ले ही जा सकती है। इसकी रेंज है 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर की गजनबी मिसाइल। ये पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली ये मिसाइल है। 2007 में इसे शामिल किया गया था पाकिस्तान में, हालांकि इसे बनाया जाना शुरू हो चुका था 1987 से ही। पाकिस्तान की कौन कौन सी मिसाइलें और हैं, जैसे हत्फ है,
हत्फ का भी कई संस्करण आ चुका है, अब्दाली मिसाइल के कई संस्करण आ चुके हैं, गौरी है, शाहीन है, बाबर क्रूज मिसाइल है। ये सभी जो हैं ये पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। बाबर जो है ये तो क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में मैंने आपको अंतर बताया ही था। बैलिस्टिक मिसाइल जो हैवी होती हैं लॉन्ग दूरी के लिए, क्रूज मिसाइल जो छोटी और लाइट वेट वाली होती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो हैं, अच्छा एक बात और याद रखना, ये सभी सरफेस टू सरफेस हैं। जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ये सरफेस टू सरफेस हैं, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें हैं। अब पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान के बारे में जान लीजिए। अभी कल के दिन ये पैदा हुआ था 14 अगस्त को। ठीक है, इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इस्लामाबाद राजधानी, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी, संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली और राजभाषा है उर्दू और अंग्रेजी, सबसे बड़ा नगर है कराची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत ने कितने पैरा खिलाड़ियों को या पैरा एथलीट का दल भेजा हुआ है? तो इस बार दोस्तों इंडियन ओलंपिक कमेटी ने भारत में सबसे ज्यादा, अभी तक का सबसे ज्यादा पैरा एथलीटों का दल भेजा हुआ है। कितने का? 54 का। 54 पैरा एथलीट का दल, इसकी टीम गई हुई है इंडिया को रिप्रेजेंट करने। कहां पर? टोक्यो पैरालंपिक में। याद होगा आपको, कई बार मैंने आपको बताया टोक्यो पैरालंपिक अब टोक्यो ओलंपिक के बाद शुरू होगा। ये शुरू होगा 24 अगस्त से और कब तक चलेगा? 5 सितंबर तक। टोक्यो ओलंपिक तो हो गया, अब टोक्यो पैरालंपिक होगा। कोई सा भी ओलंपिक होता है उसके जस्ट बाद उसका पैरालंपिक होता है। पैरालंपिक पैरा एथलीट के लिए होता है, यानी जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, ऐसे एथलीट के लिए ये एक मंच होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। तो इस बार 54 पैरा एथलीट होंगे जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे 9 खेल में। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को दोस्तों, भारत के ध्वजवाहक होंगे मरियप्पन थंगावेलु। इनका नाम याद रखना है, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें ध्वजवाहक कौन थे? उसमें ध्वजवाहक थे दोस्तों मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। ये ओपनिंग सेरेमनी के थे। क्लोजिंग सेरेमनी के थे कौन? बजरंग पूनिया। क्लियर? चलिए अब यहां पर देखिए टोक्यो पैरालंपिक के बारे में डिटेल दी गई है। ये 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच में आयोजित होगा। नाम होगा टोक्यो पैरालंपिक 2020। यहाँ पर 2021 लिखा गया है लेकिन नाम उसका 2020 होगा। कारण यह है कि 2020 में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण ये टल करके 2021 में हो रहा है। टोक्यो जापान में ये भी होगा। इवेंट 540 इवेंट होंगे 22 प्रकार के खेलों में। इस बार का ये समर है। विंटर अभी होने वाला है बीजिंग में, 2022 में होगा विंटर पैरालंपिक, क्योंकि विंटर ओलंपिक भी वहीं पर होंगे। इस बार का मोटो रखा गया है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का, यूनाइटेड बाय इमोशन। तो ये भी वहीं का, टोक्यो में ही आयोजित हो रहा है तो इसका भी मोटो वही होगा। लेकिन मस्कट इस बार इसका चेंज किया गया है। मस्कट है सोमाइटी। याद रखना है टोक्यो पैरालंपिक 2020 का मस्कट है सोमाइटी और टोक्यो ओलंपिक 2020 का मस्कट क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा गया था, तो कमेंट करके बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 का मस्कट क्या था। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, अगर आप देखना चाहो तो उसको देख भी सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय पैरालंपिक कमेटी के साथ समझौता किया? तो इंडियन बैंक ने दोस्तों भारतीय पैरालंपिक कमेटी के साथ समझौता किया है फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। जो भी पैरा एथलीट होंगे उनको जो भी वित्तीय सहायता वगैरह होगी या इनकी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगे, इन सब के लिए इंडियन बैंक ने समझौता किया है भारतीय पैरालंपिक समिति के साथ, यानी इंडियन पैरालंपिक कमेटी के साथ। अच्छा, इंडियन पैरालंपिक कमेटी की अध्यक्ष हैं दीपा मलिक, इनका नाम आपको याद रखना है। ये खुद भी दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं अभी रियो ओलंपिक जब हुआ था तब में। अभी इनको अध्यक्ष बना दिया गया है इंडियन पैरालंपिक कमेटी का। इन्हें दोस्तों खेल रत्न भी मिल चुका है, बजरंग पूनिया के साथ मिला था 2019 में, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो 1907 में स्थापित हुआ, चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है। एमडी और सीईओ हैं पद्मजा चुंदुरु। अच्छा, अभी 1 अप्रैल 2020 में जब 10 बड़े बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंकों में किया गया था, जिस पर मैंने आपको वीडियो ही दी हुई थी, इसमें एक बैंक ये भी था इंडियन बैंक, इसमें इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय नौसेना ने किस बैंक के साथ मिलकर ऑनर फर्स्ट बैंकिंग समाधान शुरू किया? तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर के ऑनर फर्स्ट नाम का एक बैंकिंग सॉल्यूशन शुरू किया है। ये जो ऑनर फर्स्ट होगा इसका काम क्या होगा? ये इसलिए शुरू किया गया है दोस्तों जिससे इंडियन नेवी के जो भी कर्मचारी हैं या फिर जो पूर्व सैनिक हैं,
इन सब के लिए जो भी बैंकिंग सॉल्यूशंस होगा, जो प्रीमियम टाइप वाला होगा, उन सब की देख रेख करेगा। अच्छा, इसको डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो सभी मिल करके ही डिज़ाइन किए हुए हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखी गई हैं कि जो भी डिफेंस के जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे इंडियन नेवी के, उनको क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, किस किस टाइप के लोन चाहिए होते हैं, प्रीमियम वगैरह, LIC वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब की ये पूर्ति करेगा डिमांड की। ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो अभी ज़्यादा पुरानी बैंक है नहीं, 2018 में स्थापित हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। MD और CEO हैं वी वैद्यनाथ जी। अच्छा, अभी इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? अमिताभ बच्चन जी इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया? तो दोस्तों, भारत के चंद्रयान 2 ने अभी हाल ही में चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। चंद्रयान 2 दोस्तों याद होगा आपको, जुलाई में लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है। मिशन सक्सेस रहा था 95% तक का। हालांकि जो काम करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो यूज़ करने के लिए जो इसका जो बड़ी उपलब्धि होती, वो थोड़ा सा रुक गया, वो नहीं हो पाया। भारत चाहता था, इसरो चाहता था कि वहाँ पर रोवर उतारे और रोवर जा करके और अच्छे से गहन अध्ययन करे। वो तो नहीं हो पाया, रोवर तो नहीं उतर पाया। एक्चुअली में विक्रम लैंडर जो है वो 2.1 किलोमीटर दूर पहले से ही क्रैश हो गया एक प्रकार से, तो ठीक तरीके से प्रॉपरली लैंड हो नहीं पाया। इस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम हुई, मतलब 100% तो नहीं हो पाया सक्सेस, लेकिन 95% तक इसलिए सक्सेस हो गया क्योंकि ऑर्बिटर जो था हमारा, ये अभी भी वहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और इसी ऑर्बिटर के द्वारा बहुत सारी अभी तक वहाँ पर इमेजेस वगैरह भेजी गई हैं। साथ ही साथ इसने अभी एक और अचीवमेंट हासिल कर ली है, चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का भी पता लगा लिया है। तो ये जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर मतलब जो ऑर्बिट का चक्कर लगाता है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की ऑर्बिट में जो चक्कर लगाता है वो हुआ ऑर्बिटर। तो ऑर्बिटर इससे पहले भी इंडिया लॉन्च कर चुका है, ये दूसरा ऑर्बिटर था। इस बार तो भारत का मतलब ये विक्रम लैंडर जो था, इसका काम था कि जाकर के चंद्रमा पर उतरता, फिर वहां पर रोवर निकलता। रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम, दोनों पूछा जा सकता है। लैंडर मतलब जो जाकर के उतरता, रोवर मतलब जो रोबोट वहां पर चलता। इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, इसको याद रखना है। इसरो के बारे में आपको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसरो की भी दोस्तों आज ही वर्षगांठ मनाई जाएगी क्योंकि ये 15 अगस्त को ही स्थापित हुआ था। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं के सिवान जी। अगला देखते हैं। अच्छा, आपको बताना चाहूँगा आज़ादी के ऑफर चल रहे हैं दोस्तों, आज लास्ट दिन है। इसका आप अगर फ़ायदा उठाना चाहो तो उठा सकते हो। अगर आपको लगता है इन फ्यूचर आपको इनमें से कोई से भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है तो फ्यूचर में लेने से अच्छा है अभी आप ले लो क्योंकि आज आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, आगे चल करके प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ये सभी देखिए वीडियो कोर्सेज हैं। वीडियो कोर्सेज में अभी आप जाएंगे, डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, उसको देखिए, उसके बाद शुरू कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, एक डाउट बहुत लोगों को रहता है कि यहाँ पर आप कोर्सेज लेंगे तो क्या उतनी ही वीडियोज मिलेंगी जितनी अभी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्लास में एडमिशन लेते हो तो क्या पहले दिन सारी वीडियोज पा जाते हो, पहले दिन सारा सब कुछ पढ़ लेते हो? नहीं, धीरे धीरे करके वीडियोज आती हैं। ऐसे ही जितनी वीडियोज आई हुई हैं अभी आपको उतना देखना है, धीरे धीरे इसमें वीडियोज ऐड होती रहेंगी। आपके एग्जाम से काफ़ी समय पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। ई बुक अगर लेना चाहते हो तो ई बुक पर भी 50% तक का डिस्काउंट है। कूपन कोड में आपको जय हिंद तो डालना ही है, जय हिंद डालेंगे तभी आपको मिलेगा डिस्काउंट। MZT ऐप पर मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। कारण ये है कि 14 अगस्त के ही दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ और उस टाइम पर वहाँ पर भारत की सिचुएशन ऐसी आ गई थी दोस्तों कि उधर के लोग जब इधर आ रहे थे और इधर के लोग जब उधर जा रहे थे तो रास्ते में या फिर मारकाट इतना भयंकर तरीके से फैला, हज़ारों लोगों की हत्याएं की गई, हज़ारों लोग भीड़ के चलते कुचल करके मर गए। तो वो सिचुएशन थी, उसको याद करने के लिए, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाए जाने की घोषणा की है अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो अब से ये प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा है, इसको याद रखिएगा।
अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार दो राष्ट्रों में विभाजित किए जाने की घोषणा कब की गई थी, तो याद रखना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जी के द्वारा, जो कि अंतिम वायसराय थे, इनके द्वारा ऑफिशियल तरीके से ये घोषणा की गई थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद 2 देशों में विभाजित हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में आदि गोदरेज जो कि अध्यक्ष थे अभी तक गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, इन्होंने अभी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है, आगे अभी 1 अक्टूबर 2021 से ये डायरेक्टर पद से भी इस्तीफा दे देंगे। और फिर इनके जो छोटे भाई हैं नादिर गोदरेज, जो कि वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये 1 अक्टूबर 2021 के बाद से नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन जाएंगे। यानी प्रबंध निदेशक तो हैं ही, अध्यक्ष भी बन जाएंगे, यानी सीएमडी बन जाएंगे। सीएमडी यानी होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1963 में स्थापित हुआ, ये मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। क्लियर। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसे लगे है आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ, कमेंट में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जय हिंद जरूर लिखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? आईसीसी के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? सभी क्वेश्चंस के जरूर आंसर करना। क्विज जाकर के आप एमजेटी ऐप पर जरूर सॉल्व कर लेना। और हाँ, आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाती है वन लाइनर के पीडीएफ, तो आप लोग टेलीग्राम ऐप भी डाउनलोड करके उसमें एमजेटी एजुकेशन सर्च करके ज्वाइन हो जाओ ग्रुप से, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां भी मिलती रहती हैं। कोई भी लेटेस्ट हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो सबसे पहले आपको मैं वहीं पर नोटिफाई करता हूँ। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।